औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने बेटे साहबज़ादा अहमद रज़ा आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, ये जितनी भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं, जिनकी तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन अहमद रज़ा आसमी का भी है, क्योंकि ये अर्ली इन दी मॉर्निंग उठकर मेरे साथ ये वीडियो प्रोड्यूस करवाते हैं, इसको एडिट करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। मेरा किरदार जो है वो तो बोलने वाला है, लेकिन टेक्निकल सहूलतें अहमद रज़ा हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अहमद रज़ा के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे इस बेटे को मुल्क व मिल्लत के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शायरी बनाए। आप भी दोस्तों जब मेरे लिए दुआ करें तो मेरे इस प्यारे बेटे साहबज़ादा अहमद रज़ा आसमी के लिए भी दुआ करें, जिसने इस चैनल को की जो चीज़ें हैं मुफाद अम्मा के लिए हम बनाते हैं, आप तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं जनाब अहमद रज़ा आसमी का दिली तौर पर मशकूर हूँ। आज का टॉपिक हनूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जमाबंदी पढ़ने का तरीका क्या है जी। जमाबंदी को कैसे पढ़ा जा सकता है, ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ना लैंड के हवाले से, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं और आम लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता, बल्कि हमारे प्रोफेशन में लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। ये रिकॉर्ड बहुत सी चीज़ों का इजहार करता है। मलकियत और कब्ज़ा, ज़मीन की किस्म, इसके नाकात की हैसियत, पौधे, इस पर तामीर की नवीयत, मालक की नवीयत, ज़मीन की जगह, इसके टुकड़े टुकड़े की किस्म और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। आम तौर पर जमाबंदी के 10 कॉलम होते हैं। आम तौर पर जमाबंदी के 10 कॉलम होते हैं। हर कॉलम में मुनफरद मालूमात दर्ज होती हैं। कुछ कॉलमों में मालूमात बहुत आम हैं और कुछ कॉलम में ये कम अहमियत की हामिल होती हैं। जमाबंदी के सबसे ऊपर जो है वो हद बस्त नंबर, ये आमदनी गाँव की हद है। जमाबंदी का साल अमूमन जमाबंदी रिकॉर्ड पर 4 बरस के बाद बनाया जाता है। गांव, तहसील और ज़िले का नाम जिक्र किया जाता है। जमाबंदी के पहले कॉलम में खेवट नंबर है। ये मालक मालकान का मखसूस नंबर है। ये स्याही से लिखा जाता है। ये नंबर अगली जमाबंदी में तब्दील हो जाता है। कहते हैं ना जी 4 साल बाद जमाबंदी तब्दील हो जाती है, ये हर 4 साल बाद उसका नंबर। इस कॉलम में सुर्ख स्याही से स्याह नंबर के नीचे एक नंबर लिखा जाता है। ये सिर्फ हवाला के लिए जो है ना, हवाला के लिए ज़िक्र करदा आखिरी जमाबंदी का खेवट नंबर होता है। एक इस्तिलाह जो है MIN भी कभी तहरीर की जाती है। इसका मतलब यह है कि पूरे खेवट नंबर का हिस्सा, जिसमें मज़ीद हिस्सों में तकसीम होता है। कॉलम नंबर 3 में मालक अराज़ी की तफसील बयान की गई होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉलम नंबर 3 में जो दर्ज करदा मालकान एक खेवट की तफसील हैं जो कॉलम नंबर 1 में बयान की गई है। जमाबंदी का दूसरा कॉलम खतूनी नंबर है। ये मालक के कब्ज़ा या काश्तकारों के बारे में है। काश्तकार या कब्ज़े की वजाहत का जिक्र कॉलम नंबर 4 में दर्ज होता है। हम ये कह सकते हैं कि कॉलम नंबर 4 में बयान करदा जो किसान या काश्तकार काबज़ हैं वो खतूनी नंबर के हैं, जो कॉलम नंबर 2 में बयान की गई हैं। इसमें मालक ख़ुद काश्तकार भी हो सकता है। कॉलम नंबर 3 में ज़मीन के मालकान की तफसील दर्ज होती है। इसमें मालक का नाम, माँ, वालिद तहरीर होता है। बाज़ औक़ात नाम मालक के साथ वालदा, शोहर, बेवा, पिसर, भाई या बहन वगैरह भी इजाफ़ी तौर पर तहरीर हो सकता है। ऐसा इस वजह से होता है कि मालक को वो रकबा किसी रिश्तेदार की विरासत में मिला होता है, तो इसके लिए जिस मरहूम का तरका इसे बतौर विरासत मिला है, इसके साथ इसका रिश्ता तहरीर किया जाता है। ये इसकी शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि
اس نام کا کوئی دوسرا شخص بھی اس گاؤں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اگر زمین پنچایت، ٹرسٹ، وقف بورڈ، شمولیت، چاک، گاؤں کے نام پر ہے تو اس کا نام اس کالم میں ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض معاملات میں جب ماضی میں فروخت کی گئی منتقلی تحفے کی گئی تھی تو اس کالم میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر موجودہ جمع بندی کی مدت میں منتقلی کی جاتی ہے تو اس کا اندراج کالم نمبر 10 ریمارکس کالم میں ہوتا ہے، تو پھر کالم نمبر 10 میں تفصیل حتمی ہے، اور کالم نمبر 3 کے داخلے میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ کالم نمبر 4 میں قابض یا کاشتکار کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اگر پچھلے کالم میں ذکر کردہ مالکان زمین کے قابض ہیں اور کاشتکار بھی ہیں تو خود کاشت یا مقبوضہ مالکان، اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر اصطلاح غیر موروثی، جس کا مطلب ہے کہ عارضی غیر مجاز ملکیت یا پھر کچی مجرابی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ غیر دخیل خار ہے تو یہ مستقل غیر مجاز ملکیت ہے۔ کالم نمبر 5 میں خسرہ نمبر تحریر ہوتا ہے۔ خسرہ جات تقسیم شدہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی خسرہ تقسیم یا بٹا نمبر کے بغیر من کے ساتھ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک خسرہ کا کل رقبہ وہی ہے جو فیلڈ بک میں درج ہے۔ اگر من کرتے ہوئے یا تقسیم کرتے ہوئے رقبے میں کمی بیشی ہوگی ہے، یعنی مختلف تقسیم شدہ خسروں کا رقبہ کم ہو گیا ہے یا بڑھ گیا ہے، تو اس صورت میں بائع یا مشتری کا نقصان ہو جائے گا۔ خانہ نمبر 6 میں رقبہ و قسم زمین تحریر ہوتی ہے، مطلب خسرہ نمبر کے سامنے اس کا رقبہ تحریر ہوگا، اور ساتھ زمین کی نوعیت جیسے میرا، برانی، غیر ممکن آبادی، مکان، ڈھوک، چا، ٹیوبویل، کٹھا وغیرہ تحریر ہوتا ہے۔ کالم نمبر 7 میں وسائل آباشی، بما، نام، چا، راجپا وغیرہ کا ذکر تحریر ہوتا ہے۔ کالم نمبر 10 میں کیفیت، جس میں انتقالات کی تفصیل، عمل درآمد شدہ اور غیر عمل درآمد شدہ انتقالات کی تفصیل نوعیت درج ہوتی ہے، تو خریدار انتقالات کو بھی تو خریداران جو ہے وہ انتقالات کو بھی حسب ضرورت چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، جمع بندی کے حوالے سے یہ تحریر ہم نے کمپائل کی تھی۔ جو میٹیریل ہمیں جہاں سے بھی ملتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچائیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ہم نے کتابوں سے یا ویب سائٹ سے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ انفارمیشن ہے، یہ کوئی ہماری تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ انفارمیشن جو ہیں ان کو ہم آپ تک پاس آن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، اور ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، ہیجان انگیزی ہے، ایک دوسرے کے حق پر قبضہ کیا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔